लाडलो नमस्कार। मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की शाम फिर वही कार्यक्रम जो लगातार बदस्तूर जारी है। साथियों, अब भर्ती आ चुकी है, अब ढीले मत पड़िए, अब लगा दीजिए अपना पूरा दमखम जोश के साथ में और आप अपना 100% दे दीजिए, क्योंकि ये चांस है, ये मौका है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और स्वर्णिम चांस है। इसलिए लगे रहिए। और इसी के साथ में एक चीज और आप नोटिस करिए, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड टाइम आपके सामने रहेगा और पेपर क्योंकि मेन और अहम वो भूमिका है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू रूप से तैयारी करिए। और आज के इस कक्षा कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं जीके से। तो यहां पर देखिए, अग्निवीर की जो ये हमारी जो लड़ाई है उसमें ही हमने पहला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए लेकर आए। आप सब जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए साथियों, उनमें से यहां पर प्रश्न पूछा गया प्रथम लड़ाई यानी पहली लड़ाई कब लड़ी गई, जल्दी से बताइए। तो 21 अप्रैल, ठीक है, राइट, 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। नाम तो सुना होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। और साथियों, पहली पानीपत की लड़ाई और जीत जिस व्यक्ति की हुई उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम बाबर था। तो पानीपत की 3 लड़ाइयों में ये पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और विजेता कौन बन गया? बाबर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर यहां पर देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? देखिए, कई लोग ये सोच रहे हैं सर ये प्रश्न, इसमें ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। यहां पर गुप्त वंश का संस्थापक पूछा है, क्योंकि स्थापना का मतलब सीधा संस्थापक से है कि संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल आंदोलन नाम तो सुना होगा, कब हुआ था? तो 2 चीजें समझिए। होम रूल आंदोलन में एक महिला का नाम आपने सुना होगा, एनी बेसेंट, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, एक और व्यक्ति थे इनके साथ में जो इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल का नाम तो सुना होगा साथियों। ठीक है, तो यहां पर 1916 के अंदर पहली बार क्या हुआ? होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर। 4 नंबर, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए? देखिए, नवंबर 1930 से गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुए और नवंबर दिसंबर 1931 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए साथियों। यहां पर लंदन के अंदर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हुए? आयोजित हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? इतिहास में दर्ज है, जीता वही सिकंदर। यहां पर आपको बताना है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई। तो 323 ईस्वी पूर्व, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो यहां पर बाबिल अर्थात बेबीलोन में, कहां पर? बेबीलोन के अंदर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मात्र उम्र की अगर मैं बात करूं तो उस समय 33 साल के थे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई? बेबीलोन में। किसकी? सिकंदर की। 33 साल की उम्र में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य ही हमारे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। इसके साथ साथ में पहले जब पृथ्वी की जब खोज हुई तो माना जा रहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जब ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? तो कहां पर है? आंध्र प्रदेश, हरिकोटा। नाम तो सुना होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपसोर की स्थिति क्या बनती है? साथियों, एक शब्द होता है अपसोर और दूसरा शब्द होता है उपशोर। ये दोनों शब्द ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये सूर्य है और सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य के चक्कर कौन लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी। कौन लगाती है? पृथ्वी। तो एक बार सूर्य से दूर जाती है पृथ्वी और एक बार सूर्य के क्या आती है? नजदीक आती है। तो जब ये नजदीक आती है तो ये कहलाता है उपसौर, और जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है तो वह क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। अब यहां आपको देखना होगा उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, और उपसौर कब होता है? 4 जुलाई को।
ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान से देखिए इसका राइट आंसर क्या पूछा है, अपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी हो, कितनी, 15.21 करोड़ किलोमीटर, अगर आप 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है तो यह दूरी कहां पर क्या कहलाएगी, उपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर दूरी ज्यादा है, यानी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर है, तो क्या क्या कहलाएगा वह, अपसौर। तो ये कब होता है, 3 जनवरी को, और ये 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बीजक किसके द्वारा रची गई है। तो बीजक रचना आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार कि बीजक के रचनाकार कौन है, कबीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, परमानेंट हाउस और हाई हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहा जाता है। हालांकि दोनों में बैठने वाले लोग एमपी ही कहलाते हैं। यहां पर राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके लिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के एमपी के कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, कंटिन्यू रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में एक राज्य है तमिलनाडु। साथियों यहां पर ये देखिए, ये तमिलनाडु और ये केरल है, तमिलनाडु और केरल के यहां पर बॉर्डर के ऊपर यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है अन्नायमुदी, 2695 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई। और अन्नामुदई अन्नामलाई की, आपने एक और नाम सुना होगा दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी, ध्यान रखें, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर, राइट। तो 2 पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा नीलगिरी में आती है, अन्नामलाई जो चोटी है वो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में जिले का प्रमुख नागरिक कौन होता है, जिला प्रमुख कहलाता है। चलिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई, भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली को छोड़कर किसको बना दी, किलो खरी को बना दिया। किलो खरी को उन्होंने शेप जोन माना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नेशनल डिफेंस अकादमी, तो एनडीए का नाम तो सुना होगा आपने, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां है, खड़गवासला में। ठीक है, और ये कहां पर आती है सर, पुणे का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र, वहां पर है, पुणे के नजदीक एक जगह है, वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से भेदी मिसाइल कौन सी है, आपको बताना है भेदी मिसाइल कौन सी है। तो सर यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अस्त्र। क्या हो जाएगा, अस्त्र, अस्त्र भेदी मिसाइल है। ठीक है, तो यहां का कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है साथियों। नेक्स्ट सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं आगे का कक्षा कार्यक्रम, ये कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। आप हमारा ये कक्षा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और निश्चित रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी। अब मैं लेता हूं विदा, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, अपना चल रहा है सर पेपर सेट, और पेपर सेट मैंने आपको 12 सॉल्व करवा दिए हैं। अभी कौन सा आपका 13वां है। देखो इधर देखो सामने, फर्स्ट नंबर पे जो आता है सर आपका जो सवाल है इसके अंतर्गत सर वो है आपका 16वें नंबर वाला सवाल। देखो इसमें क्या बता रहा है सर वो आपसे, इसमें कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वाधिक सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। देखो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन का जो स्रोत आता है, अपन जैसे पढ़ते हैं तो प्रोटीन के स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है सर आपका वो आता है पादप स्रोत, और पादप स्रोत जो आता है इसमें सर जैसे आपका आता है इसमें सोयाबीन आता है, और क्या आती है सर, सभी दालें आती हैं, जितनी भी दालें होती हैं आपकी सभी दालें आती हैं। उसके अलावा जैसे आता है इसमें सर आपका जंतु स्रोत, तो जंतु स्रोत जो आता है सर इसमें वो आता है आपका जैसे इसमें आएगा सर मांस आ गया,
एक सर इसमें अंडा आता है और एक क्या आता है सर इसमें पनीर आती है, क्या आती है पनीर। उसके अलावा जैसे इसमें आता है सर कवक स्रोत आता है, और कवक स्रोत जो होता है सर इसके अंतर्गत वो होता है आपका मशरूम। कौन सा होता है? मशरूम। अगला आता है सर इसमें शैवाल स्रोत, और शैवाल स्रोत जो आता है सर आपका, यदि आपसे कहा जाए शैवाल स्रोत कौन सा है, तो शैवाल स्रोत जो है आपका सर वो है आपका जू क्लोरेला, और दूसरा जो होता है सर उसका जो नाम है अपन उसको बोलते हैं स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानते हो किसको मानते हैं सर? सोयाबीन को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोयाबीन को। तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा भैया इसमें? सोयाबीन। अगला देखिए आप लोग, फ्यूज तार का गलनांक होता है। देखो जो फ्यूज तार होता है इसका अपन प्रयोग कहाँ करते हैं सर? इसका प्रयोग अपन करते हैं घरों में उपकरणों को बचाने के लिए। उपकरण जो होते हैं आपको अगर उनको उच्च वोल्टेज से बचाना है तो उच्च वोल्टेज से बचाने के लिए जिसका अपन प्रयोग करते हैं वो फ्यूज तार होता है। फ्यूज तार जो होता है सर इसका सिद्धांत होता है निम्न गलनांक। निम्न गलनांक मतलब जैसे लाइट अधिक आएगी तो तेज वोल्टेज आएगा तो ये गल जाएगा, तो गल कर क्या हो जाएगा सर? टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा? जो घर में कनेक्शन है अगला वो कनेक्शन क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सर कि इसमें जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक जो होता है सर वो कैसा होता है आपका? न्यून होता है। न्यून का मतलब होता है कम होता है। कैसा होता है? कम। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर आपका कि विद्युत आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सर जो आपका विद्युत आग होती है, अगर ये कहा जाए सर कि आग को जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आग को जलाने के लिए जिसका अपन प्रयोग करते हैं वो तो कौन सा होता है सर? आपका ऑक्सीजन होता है। आग को बुझाने के लिए जिसका अपन प्रयोग करते हैं तो आग को बुझाने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो कौन सा होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। और विद्युत आग को बुझाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं कौन सा होता है सर? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला देखो आप लोग, किसी जलाशय का बांध अधिकतम अनुभव करता है। देखो जो जलाशय होता है ना, जलाशय की जो निचली दीवार होती है, निचली जो दीवार होती है उसको सर अपन चौड़ा बनाया जाता है, मतलब चौड़ाई के साथ बनाया जाता है इसको। और जो आपका ऊपरी जो भाग होता है दीवार का उसको सिकुड़ा बनाया जाता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है सर कि जो आपका निचले वाला भाग होता है, पैंदे वाला जो भाग होता है, इस जगह क्या होता है सर? दाब ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए जो आपका बांध होता है, बांध जो होगा आपका, उस बांध में जो आपकी सर जलाशय में बांध जो है उसके निचले वाले भाग को चौड़ा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि दाब जो होता है सर यहाँ पर कैसा होता है भैया? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। अगला देखिए आप लोग, अगला था हाइड्रोजन के नाभिक में होते हैं। देखो हाइड्रोजन जो होता है सर, हाइड्रोजन जो है आपका इसका जो परमाणु क्रमांक आता है, परमाणु जो क्रमांक है सर इसका वो आता है 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है। आपको ध्यान रखना है सर इसके जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है? 1। तो आपको याद रखना है सर कितना प्रोटॉन होता है इसके अंतर्गत? 1 प्रोटॉन होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर निम्न में से कौन सी जंतु एक कोशिक है। देखो इसमें पूछ रहा है सर आपसे जीवों के बारे में, कोशिका के बारे में चर्चा कर रहा है आपसे। देखो कोशिका जो होती है ना उसके 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग आता है सर अपन उसको अपन बोलते हैं सर, फर्स्ट नंबर पे आते हैं बहुकोश के जीव, बहुकोशिकीय जीव। फर्स्ट नंबर पे बहुकोश के जीव आते हैं, और सेकंड नंबर पे जो आते हैं सर आपके वो आते हैं एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो आपको याद रखना है सर कि जिनमें मात्र एक ही कोश का होती है वो तो जीव कौन से होते हैं? आपके एक कोश। जिसमें आपसे बात करूँ, एक आता है सर इसमें अमीबा आ गया आपका, दूसरा जो आता है सर आपका वो कौन सा आ गया सर? इसमें पैरामीशियम आ गया आपका, पैरामीशियम आता है इसके अंतर्गत। इसमें बहुकोश के में कौन आता है सर? इसमें मानव आ गया आपका, और सभी क्या आते हैं सर? इसमें जानवर आते हैं। कौन आते हैं? जानवर। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपका एक कोश के जीव होगा इन सब में से वो कौन सा रहेगा सर? आपका अमीबा रहेगा। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर आपका मरुस्थलीय वनस्पति कौन सी होती है। देखो ऐसी वनस्पति जो सर शुष्क वातावरण में, जो शुष्क वातावरण होता है उसमें पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं सर मरुस्थलीय वनस्पति। जैसे अपन बात करें यहाँ पर सबकी बात करते हैं, नीम जो होता है वो नहीं पाया जाता, कमल कभी नहीं मिलता, कमल जल में उगता है। बरगद जो होता है सर वो भी सामान्य या मतलब जो आर्द्रता वाली जलवायु होती है वहाँ पाया जाता है। मरुस्थलीय जो वनस्पति है इसके अंतर्गत तो कौन सी है सर? आपकी ग्वारपाठा है। आपको ध्यान रखना है जिनको अपन बोलते हैं जीरो फैट्स वनस्पति बोलते हैं इनको, और इनको अपन बोलते हैं सर अपन लोग मरुदभिद, इनको मरुदभिद भी कहा जाता है। ठीक है जी। चलो अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है प्राकृतिक रबर का घटक कौन सा होता है। देखो प्राकृतिक रबर जो होती है ना आपकी वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है सर कि जो आपकी प्राकृतिक रबर है इसका जो मुख्य घटक आता है वो कौन सा आता है सर? आपका आइसोप्रेन आता है। कौन सा आता है भैया? आइसोप्रेन आता है। अगला देखिए आप लोग, प्रथम क्लोन किसका बनाया गया था। देखो आपको याद रखना है सर कि जो आपका प्रथम क्लोन बनाया गया था, क्लोन का मतलब होता है सर कॉपी। कॉपी का अर्थ क्या होता है कि किसी जीव को जनक जीव है, उस जनक जीव से जो उसकी संतान पीढ़ी है उसको हूबहू कॉपी बनाया जाता है, उसको क्लोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लोन। और क्लोन जो है ना सर सर्वप्रथम जो बनाया गया था आपका क्लोन जो है आपका वो बनाया गया सर आपका किसका?
कुत्ता, बंदर, मेंढक और कौन सा सर आपका बिल्ली। नहीं, ये गलत है। सर्वप्रथम जो क्लोन बनाया गया था सर वो बनाया गया था भेड़ का, और भेड़ जो है सर उसका जो नाम है वो है डॉली भेड़। कौन सी भेड़ है भैया आपकी? डॉली भेड़। और कहाँ बनाया गया था डॉली भेड़ का सर? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत बनाया गया था। सर्वप्रथम जो क्लोन माना जाता है वो किसका होता है भैया? आपके डॉली भेड़ का होता है। और कब बनाया गया था? लगभग 1997 के अंतर्गत। और इसके बारे में बताते हैं सर कि एक वो था रोजलिन संस्थान, रोजलिन संस्थान में बनाया था। और सर इसका जो नाम लिखा रहा था सर वो उसका नाम था इयान बिलमुट। इयान बिलमुट नामक जो व्यक्ति था उसने क्या किया सर? इसका क्या बनाया सर? क्लोन बनाया था। ठीक है जी। तो इसका आंसर कौन सा? डॉली भेड़। यहाँ से इसको कट कर लेना और यहाँ पर सर एक नाम लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे सर? आप लोग भेड़ लिख लेना। क्या लिख लेना? भेड़। और इसको क्लिक कर लेना आप लोग। उसका नाम था डॉली भेड़। अगला देखिए आप लोग, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? सार्वत्रिक दाता बोलते हैं इसको। देखो यहाँ से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे सर अपन लोग सार्वत्रिक दाता। तो सार्वत्रिक जो दाता आता है सर आपका, उसका जो नाम आता है भैया उसको अपन बोलते हैं ओ। कौन सा होता है? ओ। और ओ में अगर आपसे कहा जाए कि दाता और सामान्य आगे सर लिखा हुआ ओ, तो ये करना है। और अगर आ जाए सर कौन सा? नेगेटिव के पॉजिटिव, तो कौन सा भैया? नेगेटिव। और यदि आपसे कहा जाए सर ग्राही, और ग्राही कौन सा सर आपका? ए बी। और कौन सा ए बी सर? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है सर कि ग्राही जो होता है वो ए बी होता है, सामान्य आ जाए सामान्य करना है, और यदि पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव करना है। दाता पूछे तो ओ होता है, और वो कौन सा होता है सर आपका? नेगेटिव होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर चुंबक सार्वत्रिक आकर्षित करती है। देखो आप लोग ध्यान रखना, जो चुंबक होती है, चुंबक जो होती है आपकी, चुंबक जो होती है सर आपकी, जो लोहचुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोहचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है सर? ऐसे पदार्थ जो लोहे के बने होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है सर? ज्यादा आकर्षित करती है। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपका चुंबक होता है वो लोहे की वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगी? ज्यादातर आकर्षित करती है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपकी लोहे की वस्तु क्या करेगी सर? आकर्षित करेगी। अगला देखिए आप लोग, शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? देखो भैया जो शहद होता है ना, शहद प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ होता है। तो सबसे जो मीठा पदार्थ आता है आपका वो कौन सा होता है भैया? आपका शहद होता है। और शहद जो होता है सर इसके अंदर जो शर्करा होती है सर उसको अपन बोलते हैं फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। और अगर आपसे कहा जाए सर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे जो मीठी शर्करा पेपर में अगर आपके पूछी जाती है तो कौन सी करनी है सर? आपको वो फ्रक्टोज करनी है। और देखो आप लोग जैसे इसमें लिखा हो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो होता है ना सर, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मानव का रक्त होता है, मानव के रक्त में जो शर्करा घुली हुई होती है, जो शर्करा घुली हुई होती है वो कौन सी होती है सर? आपकी ग्लूकोज होती है। सुक्रोज सर ये चीनी में पाई जाती है। चीनी को अपन बोलते हैं सर गन्ना, गन्ने से बनती चीनी। माल्टोज जो होती है सर ये किस में मिलती है? जौ में मिलती है, और जौ को अपन बोलते हैं सर गेहूं। और फ्रक्टोज जो होती है सर ये किस में पाई जाती है? शहद में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर कि जो फ्रक्टोज शर्करा होती है इसको अपन बोलते हैं फल शर्करा। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। जैसे पीले फल होते हैं ना, आम पपीता वगैरह जो कुछ भी होता है सब पीला होता है, उसमें जो शर्करा होती है कौन सी होती है भैया? आपकी फ्रक्टोज होती है। और ऐसे बोले कि सर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो कौन सी भैया? आपकी फ्रक्टोज है। और इसमें पूछा गया सर शहद के बारे में, तो शहद जो होता है सर प्राकृतिक होता है, और इसमें जो शर्करा होती है कौन सी होती है सर? आपकी फ्रक्टोज शर्करा होती है। अगला देखिए, 3 कोष्ठीय हृदय किसका होता है? देखो भैया ये बात कर रहा है आपसे हृदय की, और हृदय के बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो हृदय का अध्ययन कहलाता है सर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी आपको याद रखना है सर, जब नर की बात करते हैं तो नर में जो हृदय आता है सर वो आता है 300 ग्राम का। जो मादा होती है, मादा में जो हृदय आता है सर आपका वो आता है 250 ग्राम का, या कहीं लिखा मिलेगा आपको सर 280 ग्राम का। और यदि आपसे बोले सर कि मानव का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है, तो मानव का हृदय होता है सर 4 कक्षीय। और 4 कक्षीय को अपन क्या बोलते हैं सर? कोष्ठीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठीय। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय कोष्ठीय होता है। और सुनो आप लोग, इसमें लिखा हुआ है सर 3 कोष्ठी किसका होता है? तो देखो मनुष्य का तो कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। मगरमच्छ का भी 4। तो मेढक का जो होता है सर वो कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। आपको ध्यान रखना है सर, एक आता है मेढक, दूसरा आता है सर आपका सांप, तीसरा जो आता है सर उसको अपन बोलते हैं छिपकली। मेढक, सांप और छिपकली का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है सर? आपका 3 कक्षीय होता है। अगला देखिए आप लोग, नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो जो मानव होता है, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं आपके, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं आपके, उनकी जो संख्या होती है सर वो होती है 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी जो होता है इसको अपन बोलते हैं सर कुल कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जो आपका नर में जो गुणसूत्र होते हैं सर वो होते हैं आपके 44 प्लस x और y। जो मादा होती है, मादा में जो गुणसूत्र होते हैं सर आपके वो होते हैं 44 प्लस x और x। तो कुल कितने हो गए यहाँ पर? 46। और यहाँ पर भी कुल कितने हो गए? 46। तो ध्यान रखना, जनक जो होता है, जनक हमेशा पिता को माना जाता है, और जनक जो होता है सर वो कौन सा होता है भैया? आपका एक्स वाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका एक्स और वाई। देखो ये तो ये बोलते हैं
युग्मनज बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नहीं लिखे जाते कभी भी कि डायरेक्ट वाई लिख दिया, डायरेक्ट एक्स लिख दिया, नहीं, जोड़े में लिखे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई ही करना है आपको, वाई नहीं करना है। ठीक है जी। चलो अगला देखिए, जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है या निकाला जाता है तो वे क्या होती है सर, आपकी विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। अब देखो दो तरीका है इसमें, एक क्या है इसमें, इस प्रकार जब अपन पढ़ेंगे इस प्रकार से, तो देखो भैया ये इसको तो बोलते हैं अपन लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और आपको याद रखना है सर कि यहाँ पर तो है आपका सर कौन सा, वायु है, और यहाँ पर कौन सा है सर आपका, जल है। आपको ध्यान रखना है सर कि जब किरण वायु से जल में जाती है तो होता क्या है सर, किरण को जाना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन गई कहाँ सर, इस जगह पर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, मतलब अविलंब तरफ झुक जाती है। दूसरी बार में कंडीशन में क्या होगा कि किरण जो है सर आपकी वो वापस जाएगी, मतलब जल से कहाँ जाएगी सर, वायु में। और जब जल से वायु में जाएगी तो होगा क्या सर, किरण जो है आपकी दूर हट जाएगी, मतलब गई जाएगी इस जगह पर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर, विचलन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सर कि जो किरण होती है वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। पहली घटना में तो मुड़ रही है, दूसरे में क्या हो रहा है सर आपका, और दूसरा आता है सर अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये दोनों ही है, ये भी है और कौन सा है सर, ये भी है। ठीक है जी। इसमें एक कंडीशन आएगी लिखकर कि सर प्रिज्म जो रहेगा वो कैसा रहेगा सर, आपका ठोस रहेगा, और किरण किससे आएगी सर, वायु से आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा सर अविलंब तरफ क्या हो जाएगी सर, झुक जाएगी। ठीक है जी। बाकी की बातें करेंगे अपन लोग अगले पेपर सेट में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद लाडलो। पेपर नंबर 13 मैथ का प्रश्न है अपना 31, 50 सेट की अपनी सीरीज चल रही है। पहला प्रश्न है मैथ का, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 75 डिग्री है तो त्रिभुज के तीसरे कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। अब आपके पास दो कोणों का योग मान है 60 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरे का मान आ जाएगा। यह आपको हो जाएगा 60 और 75 135 डिग्री। 135 180 में से घटाओगे ये आपका आएगा कितना, 45 डिग्री। तो त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष में, वर्ग है, प्रत्येक पक्ष में 10% की वृद्धि कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। मैंने एक पेपर साइट में और आया था ऐसा ही प्रश्न, जब मैंने आपसे बताया था। ये 3 प्रकार से पूछेगा। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल का पूछ रहा है, परिधि का पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल का पूछेगा और पूछेगा आपसे आयतन। परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। परिधि का पूछे 1, क्षेत्रफल का पूछे 2, आयतन का पूछे 3। इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल का पूछे तो आपको 1, परिधि का पूछे तो आपको 1 करना है। परिधि या परिमाप एक ही चीज़ होता है। क्षेत्रफल का पूछे तो 2 बार, आयतन का पूछे तो 3 बार। अब देखो करना कैसे है, 1 2 3। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। सबसे पहले 100 मानना है आपको, वृद्धि कर रहा है 10% की वृद्धि। देखो तो 100 में 110 हो जाएगा, 10 वृद्धि होगी। क्षेत्रफल का नाम दे रहा है तो 2 बार, कितने बार, 2 बार। यहाँ पे देखो 2 बार होगी, 1 बार और ये 1 बार 2। यदि यहाँ पे आयतन का नाम लेता तो 1 बार और बढ़ाते अपने। परिधि या परिमाप का नाम लेता तो 1 ही बार करते। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना, 0 0 खत्म, 11 11 121, 100 से 121 हो गया। कितने की वृद्धि हुई भाई, 21% की। यहाँ पे क्या हुई लाड लो, वृद्धि हुई। कितने की, 21% की। अगला प्रश्न, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। ये आप सारणी पूरी याद कर लेना। सारणी आपसे जो ये त्रिकोणमिति वाली होती है सारणी, इसमें मान पूछेगा tan 90, tan 23 डिग्री, sin 23 डिग्री, sin 90 डिग्री। सारणी याद कर लेना आप, या फिर इसको निकालने का तरीका होता है वो भी बताएंगे हम जब प्रश्नावली का सॉल्यूशन करवाएंगे उसमें। तो इसको आप याद कर लेना, इसमें मान नहीं पूछेगा। एक आपका जो क्षेत्रमिति का होता है उसमें सूत्र भी याद कर लेना, जैसे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिधि या परिमाप, आयत का कर्ण कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें क्षेत्र जो भी है आपका सूत्र सब याद कर लेना। अगला, एक गाड़ी 36 किलोमीटर, गाड़ी की चाल दे रखी है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ गाड़ी 3 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। 3 मिनट में जो 36 किलोमीटर है, ये जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये होती है 1 घंटे की चाल। कितने घंटे की? 1 घंटे की। इसको अपन सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। किस में बदल लो? मीटर प्रति सेकंड में। या फिर इसको डायरेक्ट वैसे कर सकते हो आप, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो दी गई चाल को 5/18 से क्या करना पड़ेगा आपको? गुणा। गुणा हो गई 18 से 2 बार, 5 दूनी, ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई आपकी चाल। 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ थी आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब 3 मिनट में सेकंड बनाओ आप। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 3 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी? 180 सेकंड। कितनी हो जाएंगी? 180 सेकंड। 180 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? और आपकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। यह आपकी आ जाएगी 1800। कितनी? 1800 मीटर दूरी तय कर देगी 180 सेकंड में। 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, तो 180 सेकंड में कितनी चली जाएगी? 1800 मीटर। ये आपका आंसर 1800 मीटर। 1800 मीटर या फिर 1.8 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। इकाई भी देख लेना। 6 पुरुष, प्रश्न है आपका, 6 पुरुष 15 दिन के लिए 2100 रुपये वेतन मिलता है, तो 9 पुरुषों को 12 दिनों का वेतन। देखो 6 पुरुष कोई काम को करते हैं। कितने पुरुष? 6 पुरुष कोई काम को कर रहे हैं और उनका 15 दिन का वेतन है कितना? 2100 रुपये। ये आपका होएगा MDH फॉर्मूले से। MDH M1 D1 H1, ये आपका नीचे वाला हो जाएगा 2। इधर आपका बराबर में आएगा वर्क, कार्य। क्या आएगा? कार्य। मेन मतलब होता है दिन। पुरुष हो गया, महिला हो गई, लड़के हो गई, और भी कुछ हो गई, जो भी है आपका कारीगर वगैरह। डी में आता है दिन। दिन दिया हो तो दिन लिख दो। H में आता है घंटा, हॉर्स। घंटा दे रखा है, मिनट दे रखी, सेकंड दे रखी, वो इसी पे आएगा। ऐसे नीचे दूसरा पार्ट दे। और वर्क मतलब होता है आपका कार्य। कोई कार्य कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पैसे भी काम करके ही कमाएगा, तो पैसे भी आपका कार्य की जगह यूज लिया जाएगा। अब देखो 6 पुरुष हैं, 15 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं? 2100 रुपये। ठीक हो गया। आगे कह रहा है 9 पुरुष 12 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? इसको एक्स मान लेते हैं, बराबर रखे। अब बराबर में संख्या कट जाती है, बराबर में अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। वैसे इसको इससे काट दो, 6 से इसको 2 बार काट देंगे। ये 3 से काट दो 3 बार, ये 3 से 5 बार। 5 से देखो 2100 को 500 का 20 और 5 दूनी 10, 420, 3 दूनी 6। एक्स बराबर आपका आ गया 420 गुणा 6। 0, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25। तो 9 आदमी 12 दिन में कितने रुपए कमाएंगे भाई? 2520 रुपये। कितने रुपए कमाए लड़ दो? 2520। अगला प्रश्न है 27:8। आपको संख्या दी गई है 27:8 का घनमूल अनुपात। तो 27 और 8 कितने का? 27 और 8 का घन निकालना है, घनमूल। तो 27 है कितने का? 3 और 8 कितने आ गया? 2। तो ये आ गया आपका 3 और 2 घनमूल अनुपात इनका। ये आपका आंसर है 3:2। अगला प्रश्न है 12,500 रुपए की राशि, 12,500 रुपए की राशि 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर का सूत्र होता है आपका 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, और बटा आपका आता है मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज और बटा आता है मूलधन गुणा समय। तो यहाँ पे देखो मूलधन आपका दे रखा है कितना? 12,500। ये 4 वर्ष, ये आपका आ गया समय। ये जो मिश्रधन है, क्या है ये? मिश्रधन। और ब्याज होता है जो मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है। तो मिश्रधन आपका 15,500 और मूलधन है 12,500। ब्याज आपका आ गया कितना? 3,000 रुपये। कितना आ गया लड़ दो? 3,000 रुपये। अब देखो सूत्र में सेट कर दो इसको। दर बराबर आपका 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज। ब्याज आपका निकल का है कितना? 3,000। मूलधन है आपका 12,500 जो प्रश्न में दिया गया है, और समय है कितना? 4 वर्ष। 0 से 0 कटेगी, 4 से काट दो इसको 750 बार,
अब देखो 25 से कटेगा ये 5 बार, 25 दिया 75 30, 5 से कट गया ये 6, तो आपकी आ गई दर कितनी आ गई लाड़ दो 6%। कितनी आ गई 6%। अगला है यदि क्रय मूल्य 80 रुपये, कितना है सीपी, सीपी आपको दे रखा है कितना, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, और लाभ है कितने का 20% का, तो विक्रय मूल्य निकालना। इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ परसेंट, और नीचे है आपका 100। ये क्रय मूल्य आपका है 80 रुपया, 100 प्लस लाभ परसेंट करेंगे तो 20% का लाभ 120 हो जाएगा, नीचे है आपका 100, 12 टू 96, यह आपका आ गया कितना 96 रुपये। कितना आ गया 96 रुपये। अगला है आपका किसी परीक्षा में 65% छात्र, कितने हैं भाई 65% छात्र हैं, छात्र पास हुए हैं, पास हुए वालों की प्रतिशत वैल्यू दे रखी है आपको 65। यदि फेल छात्र, यहाँ पे फेल छात्र हैं अपने कितने 450, संख्या फेल की दे रखी है, परसेंट दे रखा है आपको पास का, तो ये जो आपको संख्या दे मतलब कि संख्या फेल का है तो फेल का ही परसेंट यूज करो। 100 है, 100% है, कुल किसी का कुल 100% होता है हमेशा। किसका कितना होता है, किसी संख्या का कुल पूछे, किसी स्कूल का कुल छात्र पूछे, किसी क्लास का कुल छात्र पूछे, तो वो क्या होता है अपने आप में 100%। तो इसमें से आपके 65 पास हुए, कितने पास हुए 65, तो फेल कितने होंगे इसमें, 100 में से 65 घटा देंगे तो 35%। अब ये जो 35% की वैल्यू है ये कितनी है 450, 35% की वैल्यू आपकी है 450, 1% की वैल्यू आपकी 420 है, 420 बटा 35। देखो कुल छात्र पूछ रहा है तो कुल कितना होता है 100, तो 100% की वैल्यू आपकी आएगी 420 बटा 35 इंटू 100। 35 से देखो ये कट जाएगा 7 से 6 12 गुना 100 करेंगे तो ये आपका आ गया 1200। तो विद्यालय में या फिर कक्षा परीक्षा जो दे रखा है उसमें कुल छात्र कितने हैं आपके 1200। ये अब देख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, अब भी ये आपको फेल दे रखा है और ये परसेंट दे रखा है किसका पास का, तो ये आपको फेल दे रखा है तो फेल का ही परसेंट यूज लो, ठीक है। यदि यहाँ पे कुल न पूछ के पास होने वालों की पूछता तो यहाँ पे अपन निकालते कितना 65%, कितना निकालते 65%। अगला है 46 तक, कितने 46 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 46 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। प्राकृत संख्या शुरू होती है अपनी 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। आपको पूछा है 1 से लेके 46 तक की संख्याओं का औसत, एवरेज। प्रत्येक पेपर सेट में ये प्रश्न आ रहा है एवरेज का। जब कोई लगातार या फिर क्रमागत संख्या है और उसमें आपको एवरेज पूछे तो आपको करना है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या जोड़ के, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग देना। तो पहली संख्या यहाँ पे एवरेज मिलेगा आपको 1 है और लास्ट वाली कितनी है 46 बटा 2, 47 में 2 का भाग देंगे 23.5, कितना आगे लाट दो 23.5 औसत। जब लगातार संख्या है आपकी तो पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। अगला प्रश्न है 14 तथा 16 के लैसे तथा मैसे का गुणनफल। कल भी इस पेपर सेट में एक प्रश्न आया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आती है लैसे गुणा मैसे के मान के बराबर। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। आपको पहली दूसरी संख्या दे रखी है, लैसे और मैसे का गुणा पूछ रहा है, तो पहली दूसरी गुणा कर देंगे, लैसे मैसे गुणा के बराबर आ जाएगा। अब इसमें आप दोनों का पहले लैसे निकालो फिर मैसे निकालो फिर इसको गुणा करो, तो ये तो करना व्यर्थ है। तो 14 गुणा आप सीधा 16 कर दो, ठीक है। 6 चौका 24 का चौका असिल 2, 6 कम 6 2 8, आपका ये 14, 4 8 4 12 को दुआ असिल 1 2 हो जाएगा, 1 1 2, तो कितना आ जाएगा इनका गुणनफल 224। डायरेक्ट पहली और दूसरी संख्या गुणा कर दो, लैसे मैसे का गुणा आ जाएगा।
अगला है 1331 रुपये का 2/11वां भाग। तो 1331 का मतलब गुणा 2/11वां भाग। 11 से 1331 कटेगा 121 बार। कितनी बार कटेगा? 121 बार। 121 को 2 से गुणा करोगे ये आपका आएगा 242। कितना आएगा? 242। तो 1331 का 2/11वां भाग कितना आएगा? 242। अगला प्रश्न है 0.9 का वर्गमूल। 0.9 का वर्गमूल। तो 0.9 का वर्गमूल आएगा कितना? 3। देखो इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, सीधा इसको कर लिया करो 0.3 गुणा 0.3। 3 तिया 9। 3 का वर्ग होता है कितना? 9। अब देखो एक संख्या के बाद पॉइंट ये है, एक के बाद ये पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। ये तो आपका 2 संख्याओं के बाद पॉइंट होगा जो आपको ये दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 100 और 185 के मध्य ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से विभाजित हो। मतलब 100 से और 185 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 15 से विभाजित हो, मतलब कि जिन संख्याओं में 15 का भाग जाए। तो इसमें क्या करना है, इस स्थिति में आपको पहले तो 185 में 15 का भाग दे देना। कितने का? 185 में 15 का भाग दे देना। 15 एकम 15, 3 बचा 5, 15 2 30, 5। ठीक है। आगे दे देने आपको फिर 100 में 15 का भाग। किसमें? 100 में 15 का भाग। 15 छक्का 90, शेषफल 0। तो अपन को शेषफल से मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है अपन को? शेषफल से। भागफल से मतलब है। यहाँ भागफल कितना आया? 12 और यहाँ भागफल कितना है? 6। तो 12 को 6 से घटा दो, कितना आएगा आंसर आपका? 6। तो ऐसी 6 संख्या हैं जो 100 और 185 के मध्य हैं, जो 15 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगला प्रश्न है किसी संख्या में 16 से 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। परसेंट बोल रहा है 16 से 2/3% की यदि कमी करें तो 40 प्राप्त होता है। तो इसको फ्रैक्शन विधि से करेंगे। 16 से 2/3% को अपन लिखते हैं 1/6। देखो जब इसमें कमी की बात करें, किसकी कमी की, तो 6 में 1 की कमी करेगा तो कितनी आ जाएगा? 5/6। जब बात करें वृद्धि की, किसकी? वृद्धि की, तो 6 में 1 बढ़ाएगा तो 7/6। जो ये ऊपर वाली संख्या है ये इसमें से हमेशा प्लस माइनस होती है। क्या होती है? प्लस माइनस। कमी की बात कर रहा है तो 6 में 1 घटाया 5/6 आ गया। वृद्धि की बात करें तो 6 में 1 बढ़ा देंगे 7/6। अब देखो कमी की बात करें, किसकी कमी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5/6 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 40। 40/1 कर लो, बराबर में इजी हो जाएगा थोड़ा। 5 से कट गया ये 8 बार। अब आपको बज्जर गुणा करना है। 8 छंगी 48। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी है? 48। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रृंखला। मैथ का चैप्टर खत्म हो गया, रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। श्रृंखला दी गई है आपकी 5, 6, 6 से 10, 10 से 19, 19 से 35। अब देखो इनका अंतर करो। 1 का अंतर है, 4 का अंतर है, 9 का अंतर है, 25 का अंतर है। मतलब ये वर्ग संख्या आपकी सारी। 25 के बाद वर्ग संख्या 16 का अंतर है। 16 के बाद आपकी वर्ग संख्या कितनी आएगी? 25। कितनी आएगी? 25। 16 के बाद आपकी वर्ग संख्या कितनी आएगी? 25। तो 35 में आपको 25 जोड़ना है। 35 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 60। ये आपका आंसर है कितना? 60। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y और Z। देखो बाएं साइड की बात करें तो ए से स्टार्ट करना है। किससे? यदि कहे आपकी बाएं तो ए है, बोले आपकी दाएं तो दाएं आपको कहाँ से करना है? जेड से स्टार्ट। कहाँ से करना है? जेड से स्टार्ट। कहाँ से करना? जेड से। ये आपकी दाईं ओर हो गई और ये आपकी हो गई कौन सी? बाईं ओर। अभी कह रहा है आपके बाएं से 15। देखो यहाँ से 15 गिन दो, यहाँ से 15 गिनने ये आपका 13 आता है। 14 और 15 आप आ गए ओ पे। आपके 15वें अक्षर के दाएं 5वां। अब आप ओ पे खड़े हो। किस पे? ओ पे। तो
तो ओ से दाईं साइड तो ये बन गई, बाईं साइड ये बन गई। इसके दाएं पांचवा 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया कौन सा? टी। तो आपका आंसर कितना आएगा? टी। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच TEACH को VGCEJ मतलब टी से वी बन रहा है क्या बन रहा है? टी से बी बन रहा है, टी से बी बन रहा है, 2 प्लस हो रहा है। कितनी प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। आगे ई से जी बन रहा है, ये भी 2 प्लस हो रहा है। कितनी प्लस हो रहा है? 2 प्लस। आगे आपका ए से सी बन रहा है, ये भी आपका 2 प्लस हो रहा है। आगे आपका बन रहा है सी से ई, ये भी 2 प्लस हो गया। आगे आपका बन रहा है एच से जे, ये भी 2 प्लस हो रहा है। तो इसमें स्टडी तो एस है, टी है, यू है, डी है, वाई है। इसमें देखो आप 2 प्लस कर दो, कितना कर दो? एस में 2 प्लस करोगे, एस टी यू, क्या आएगा आपका? ये आ गया यू। टी में 2 प्लस कर दो, टी यू वी, क्या आएगा? वी। यू में 2 प्लस कर दो, यू वी डब्लू, क्या आएगा? डब्लू। डी में 2 प्लस कर दो, डी ई और एफ, ये एफ आ गया। वाई में 2 प्लस कर दो, वाई में 2 प्लस कर दो, ए, क्या आएगा? ए। आपका आ गया यू वी डब्लू एफ ए, यू वी डब्लू एफ ए, ये आपका आंसर। ठीक। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर वही आपका श्रृंखला वाला आ गया। 5 30 है तो 10 के बराबर निकालना है। देखो एक तो होता है आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। एक आपका ये भी हो सकता है 5 को 6 से गुणा कर दें जब भी 30 के बराबर आता है। अब देखो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, प्लस 10 कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 110। दूसरा तरीका 10 को अपन 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60। तो इनमें आंसर मैच आपका हो रहा है कौन सा? 110। ये वाला तरीका आपका काम कर रहा है, स्क्वायर प्लस वही संख्या जोड़ने से। अगला है ए और बी क्रम से भाई है। 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, ए और बी भाई और बहन है। ए और बी भाई और ए और बी हैं जो भाई और बहन है। सी पिता है ए का, ए बी बराबर सी जो पिता है, सी पिता है ए का, किसका? ए का। तो ये इसका भी पिता ही हो गया, जब इसका पिता है तो दोनों भाई बहन है, एक का। डी बहन है सी की, डी है जो बहन है सी की। डी की स्थिति दे रखी है जो बहन है किसकी? सी की। और ई माँ है डी की, क्या है? ई माँ है डी की। इस यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, सी आएगा। ए और भी भाई बहन हो गए, ठीक है। सी पिता है ए का, ये हो गया पिता हो गया, इसको प्लस कर लेते हैं फीमेल में, मेल में प्लस और फीमेल में माइनस दर्शा देते हैं। डी बहन है सी की, किसकी? ये डी है जो बहन हो जाएगी सी की, बहन को माइनस कर लो, ठीक। और ई माँ है डी की, ये जो ई है ये इसकी माँ, डी की माँ होगी। ये डी की माँ है तो इसकी माँ है, ये दोनों भाई बहन, ठीक। बी क्या लगती है ई की, जो बी की स्थिति बतानी है। बी है जो ई की क्या लगेगी, ये इसका बेटा हुआ, ठीक है। और ये इसका या तो पोत्री या पोत्र, पोत्री या पौत्र, यह आएगा आपका पोत्री या पुत्र, ठीक। पेपर सेट आपके 50 की सीरीज चल रही है, कितने की? 50 पेपर की। आपके पेपर हो गए 13, कितने? प्रत्येक दिन 2 या 3 पेपर डालने की कोशिश करेंगे, जो आपको आने वाली अप्रैल महीने की 20 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। डेली आपके बीच में 1 या 2 पेपर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें कि आपके जो भी सगा भाई बहन हैं, रिश्तेदारी में हैं, वो आर्मी में जाने के इच्छुक हों, तो वो चैनल को देखें, पढ़ें, सफलता मिले उनको। जय हिंद,
जय भारत।